नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है बिहार के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया है और कहा है कि कोरोना के चलते नहीं टाला जा सकता बिहार का विधानसभा चुनाव। जी हाँ दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार सरकार पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा 15 साल में हुए 57 घोटाले। और तीसरी बड़ी खबर में फिर से जिक्र होगा बिहार का, जहां पर सियासी उठापटक की है संभावना, एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है और नीतीश सरकार से समर्थन वापस ले सकती है रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में भाजपा और जेडीयू को बड़ा झटका लगने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में हमें बताइए कि क्या बिहार में विधानसभा चुनाव होने चाहिए या नहीं। हाँ या ना में आप हमें अपनी राय जरूर बताइए और इसी के साथ ये भी बताइए कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव रद्द करने की याचिका को खारिज किया, कहा कोरोना के चलते टाला नहीं जा सकता चुनाव। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को कोरोना संक्रमण के चलते टालने की मांग को लेकर लगाई गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि कोरोना के चलते एक राज्य के चुनाव को टाला नहीं जा सकता। चुनाव आयोग ने संक्रमण फैलने से रोकने के लिए किए जाने वाले इंतजाम का गाइडलाइन जारी किया है। बीमारी से बचाव के इंतजाम के साथ चुनाव हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने की आज़ादी है। कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश नहीं दे सकता। चुनाव रोकने के लिए लगाई गई याचिका का इरादा गलत है। मुजफ्फरपुर के अविनाश ठाकुर ने चुनाव रोकने के लिए याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है, इसे देखते हुए चुनाव टाला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। इससे पहले पटना हाईकोर्ट में भी बिहार चुनाव टालने की मांग से जुड़ी हुई 2 जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं, लेकिन कोर्ट ने उन याचिकाओं पर संज्ञान नहीं लिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, नीतीश कुमार सरकार पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा 15 साल में हुए 57 घोटाले। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े बिहार में राजनीति, बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अपने चरम पर है। इसी क्रम में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार राज्य के नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट के जरिए बिहार की एनडीए सरकार पर बाढ़, बेरोजगारी, कोरोना संक्रमण, गरीबी, गंदगी और भ्रष्टाचार के मसले पर निशाना साधा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा, बिहार में 16 जिलों के 84 लाख लोग बाढ़ से सीधे प्रभावित, 40 लाख प्रवासी कामगार, बेरोजगार लाखों लोग कोरोना संक्रमित, सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में, सबसे ज़्यादा गंदे शहर बिहार के, सबसे ज़्यादा गरीबी बिहार में, 15 वर्ष में हज़ारों करोड़ के सत्यापित सबसे अधिक 57 घोटाले बिहार में। बता दें कि बिहार के 16 जिले इस समय बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं और इस कारण करीब 84 लाख लोगों का जीवन यापन कठिन हो गया है। वहीं कोरोना के अब तक बिहार में 1,28,850 मामले आ चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि राज्य में रिकवरी दर 85% से अधिक है और सिर्फ 18,491 एक्टिव मरीज हैं। वहीं चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। तेजस्वी यादव का आरोप है कि बिहार में कोरोना और बाढ़ से स्थिति बिगड़ रही है, गरीबी और बेरोजगारी से युवा परेशान हैं, लेकिन सरकार को सिर्फ चुनाव और सत्ता की चिंता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में सियासी उठापटक की संभावना, नीतीश सरकार से समर्थन वापस ले सकती है लोजपा। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी ने शुक्रवार को बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार से अपना समर्थन वापस लेने के संकेत दिए। पार्टी सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने यह निर्णय वरिष्ठ जेडीयू नेता लल्लन सिंह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने का आरोप लगाने के बाद लिया है। हालांकि यह समर्थन वापसी महज सांकेतिक मानी जा सकती है, क्योंकि 243 सदस्यों की बिहार विधानसभा में लोजपा के महज 2 विधायक हैं। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने गुरुवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। सूत्रों का कहना है कि इस दौरान दोनों नेताओं के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के दौरान चिराग ने बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से उनके दल को खास तवज्जो नहीं दिए जाने का मुद्दा भी उठाया था। सूत्रों के मुताबिक नीतीश की सरकार के साथ बने रहने या पीछे हटने के मुद्दे पर फैसला करने के लिए चिराग ने शनिवार को पटना के लोजपा कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। बता दें कि लल्लन सिंह ने हाल ही में पासवान पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि वो कालिदास की तरह पेड़ की उसी शाखा को काट रहे हैं जिस पर वह बैठे हैं। लोजपा का कहना है कि लल्लन सिंह ने इस कमेंट के जरिए पासवान के उस ट्वीट को निशाना बनाया है जिसमें वे नीतीश कुमार समेत कई मुख्यमंत्रियों से कोविड-19 टेस्ट में तेजी लाने की अपील करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं। एक लोजपा ने कहा, लल्लन सिंह ने प्रधानमंत्री का अपमान किया है, इसके विरोध में हम नीतीश कुमार की सरकार से समर्थन वापस ले सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
बिहार इलेक्शन 2020 एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरेगा महागठबंधन और वाम दल, माले ने एनडीए पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी वार्ता के लिए गठित मामले के पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा ने गुरुवार को कहा कि इस चुनाव में भाजपा जेडीयू को हराना हमारा लक्ष्य है। इसके लिए महागठबंधन और वामपंथी दलों के बीच लगातार विभिन्न स्तरों पर बातचीत की प्रक्रिया जारी है। हमें उम्मीद है कि इस बार विपक्ष मजबूत एकता के साथ चुनाव में उतरेगा और बिहार सरकार के गठबंधन को शिकस्त देगा। सीट शेयरिंग पर भी आरंभिक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि बातचीत में भाजपा जेडीयू के खिलाफ चुनावी रणनीति तय करने से लेकर सीट शेयरिंग पर भी आरंभिक बातचीत हुई है। विगत दिनों भाकपा माले के नेताओं ने भाकपा, माकपा, राजद व कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की है और चुनावी संबंधी विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की है। अन्य दल भी लगातार एक दूसरे के संपर्क में हैं और बातचीत की प्रक्रिया चल रही है। धीरेन्द्र झा ने कहा कि भाजपा जेडीयू के खिलाफ हर स्तर पर विक्षोभ है, इसलिए ये दल वर्चुअल तरीके से चुनाव करवाकर चुनाव को हड़प लेने की कोशिश कर रही है। विपक्ष की पार्टियां उनके इस मंसूबे को बखूबी समझती हैं, इसलिए हम लगातार बैलेट से चुनाव करवाने तथा कोविड के संक्रमण को कम करने के लिए 250 वोटरों पर बूथ का गठन करने की मांग कर रहे हैं। पोस्टल बैलेट का हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि व्यापक पैमाने धांधली की आशंका है, इसलिए हम हर तरह से भाजपा जेडीयू गठबंधन को सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी बीजेपी में छूट रहा सबका साथ, दो खेमों में बटी पार्टी, विधायक और सांसद में घमासान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर की सीट से बीजेपी विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं सांसद रवि किशन ने विधायक से इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा, अगर विधायक होने पर आपको गुस्सा आता है तो इस्तीफा दे दीजिए। बीजेपी विधायक डॉक्टर अग्रवाल ने पिछले दिनों ट्वीट कर यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए खुद को विधायक होने पर शर्म आने की बात कही थी। इसे पार्टी ने अनुशासनहीनता मानते हुए उनसे एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और सिद्धांतों के विरुद्ध आचरण करने के आरोप में गोरखपुर शहर के विधायक डॉक्टर अग्रवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री जेपीएस राठौर ने डॉक्टर अग्रवाल को नोटिस जारी करते हुए कहा, पार्टी आचरण के विरुद्ध आपके द्वारा सरकार और संगठन की छवि को धूमिल करने वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली जा रही है। आपका यह कृत्य अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। उक्त के संदर्भ में आप अपना स्पष्टीकरण एक सप्ताह के भीतर पार्टी कार्यालय भेजने को स्पष्ट करें। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से गोरखपुर में एक सहायक अभियंता के तबादले का मुद्दा गर्म है। इसको लेकर बीजेपी विधायक डॉक्टर अग्रवाल और सांसद रवि किशन आमने सामने हैं। इस मामले में जहां सांसद के पक्ष में 4 विधायक आए, वहीं इस वैचारिक युद्ध में बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान नगर विधायक के समर्थन में कूद पड़े हैं। वहीं सांसद के इस संदेश पर नगर विधायक डॉक्टर अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। नगर विधायक ने कहा है, बहुत बहुत धन्यवाद, कोई तो न्याय और सम्मान के लिए है। दरअसल विधायक अग्रवाल ने कार्य में लापरवाही के लिए सहायक अभियंता के सिंह की उप मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शिकायत की है, जिसके बाद अभियंता को मुख्यालय से संबंध कर दिया गया। वहीं मौजूदा सांसद रवि किशन शुक्ला ने अभियंता को कर्मठ विश्वसनीयता बताते हुए तबादले को रोकने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को पत्र लिखा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली हाईकोर्ट ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बताया पाखंड। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर तीखा व्यंग्य कसते हुए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के नारों को उसका ढोंग करार दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा देने को लेकर पाखंडी साबित हुई है। हाईकोर्ट ने यह कटु टिप्पणी विभिन्न क्षेत्रीय हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस उपलब्ध कराने के लिए निकले टेंडरों में कंपनियों की योग्यता के पैमाने में बदलाव को लेकर की थी। हाईकोर्ट की पीठ सेंटर फॉर एविएशन पॉलिसी, सेफ्टी एंड रिसर्च की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने केंद्र और एआई को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है और साथ ही निर्देश दिया कि टेंडरों के आवंटन की वैधता याचिका के निस्तारण पर आने वाले फैसले पर निर्भर होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर राजनीतिक नेतृत्व पर सख्त रुख दिखाया और कहा, यह बेहद दुख की बात है कि एक तरफ सरकार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर बनने की बात कर रही है तथा दूसरी तरफ ऐसे टेंडर निकालती है जो छोटी कंपनियों को क्षेत्रीय हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस के लिए हिस्सेदारी करने से रोकते हैं। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रजनीश भटनागर की पीठ ने कहा, असल में यह दिखता है कि यदि आप वास्तव इन लोगों को हटाना चाहते हैं तो ऐसा ही कहिए। अपने भाषणों में आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपका राजनीतिक नेतृत्व मेक इन इंडिया
आत्मनिर्भर भारत की बात करता है, वे स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कहते हैं, लेकिन आपकी कार्रवाई आपके शब्दों से मेल नहीं खाती। आप पूरी तरह पाखंडी हैं। पीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन से अपने राजनीतिक नेतृत्व से यह बोलने के लिए कहा कि यदि आप इस तरह से चलना चाहते हैं तो मेक इन इंडिया पर भाषण क्यों देते हैं। संजय जैन केंद्र सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से उपस्थित हुए थे। पीठ ने उनसे सवाल किया, क्या वे राजनीतिक नेतृत्व को इसके बारे में भी पता भी है। पीठ ने कहा, हम कहते हैं कि इस देश या उस देश से आयात बंद करो, और दूसरी तरफ हम हमारे अपने उद्यमियों को भी विफल कर रहे हैं। टेंडर में भाग लेने के लिए 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की उपलब्धता और शेड्यूल्ड एयरलाइंस के साथ काम करने की योग्यता का पैमाना बनाया गया है। इसका हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा, आप बड़ी जेब और शायद विदेशी टाइप वाले बड़े खिलाड़ी को ही अंदर आने देना चाहते हैं। क्षेत्रीय हवाई अड्डों पर जहां आने वाली फ्लाइटों की संख्या कुछ ही होती है, वहां काम कर रहे छोटे खिलाड़ियों के चार्टर्ड एयरलाइंस को संभालने के अनुभव की आपने अनदेखी कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा, यदि छोटे खिलाड़ियों को विकसित नहीं होने दिया जाएगा तब कुछ ही स्थापित बड़े खिलाड़ी बचेंगे जो अपने मार्केट प्रभुत्व के कारण सरकार पर अपनी शर्तें थोपना चाहते कर देंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में बीजेपी सांसदों विधायकों का सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हल्ला बोल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर संभव कोशिश करते हैं कि नरेंद्र मोदी अमित शाह की तरह उनकी भी हनक बनक रहे। सरकार में है तो प्रशासन के जरिए विपक्षियों पर तो कोड़े बरसाते रहते हैं, लेकिन उनकी अपनी ही पार्टी के विधायकों ने उन्हें हलकान कर रखा है। कुछ विधायक तो बयानबाजी करते रहते हैं और उनकी अनसुनी कर दी जाती है, लेकिन विधानसभा बैठक के दौरान इनके गुस्से पर काबू पाने का तरीका योगी अब तक निकाल नहीं पाए हैं। पिछले साल दिसंबर महीने की बात याद करना जरूरी है। उपेक्षा से जूझते 100 से अधिक विधायकों ने लोनी गाजियाबाद के विधायक नंदकिशोर गुर्जर को अपने क्षेत्र के फूड इंस्पेक्टर द्वारा अपमानित करने के मामले में प्रदर्शन कर तब सरकार को मुश्किलें में डाल दिया था। उस मामले में जैसे तैसे निपटा गया। सरकार को अभी हाल के विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान भी फजीहत झेलनी पड़ी। आखिरकार सरकार को शोक प्रस्ताव और कोरोना की आड़ लेकर सत्र की औपचारिकता पूरी करने को मजबूर होना पड़ा। दरअसल सत्र शुरू होने से पहले ही गोरखपुर शहर सीट के विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने एक ट्वीट के जरिए बीजेपी कार्यकर्ता के रिश्तेदार की मौत पर कार्रवाई नहीं होने पर नौकरशाही को घेरा। विधायक ने आरोप लगाया कि अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और डीजीपी हितेश अवस्थी को 5-5 बार फोन किया गया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फजीहत होती देख अधिकारियों ने विधायक से बात की। इसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की गई। बाद में विधायक ने ट्वीट को डिलीट कर दिया। योगी की दिक्कत यह है कि विरोध के स्वर थम नहीं रहे हैं, वैसे इसके पीछे एक दूसरे की टांग खिंचाई भी है। मुख्यमंत्री के जिले के सांसद और विधायक लोक निर्माण विभाग के एक राजपूत सहायक अभियंता के सिंह को लेकर आमने सामने हैं। दरअसल जल भराव के मुद्दे पर डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बीते दिनों उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य से मुलाकात की थी, जिसके बाद इंजीनियर को मुख्यालय से संबंध करने का मौखिक आदेश हुआ था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में 22 विपक्षी पार्टियां। जी हां दोस्तों, संसद के मानसून सत्र में मोदी सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने के लिए विपक्ष एकजुट होने की कवायद में जुट गया है। कोरोना से निपटने से लेकर तमाम मुद्दों में मोदी सरकार को घेरने के लिए जल्द ही देश की 22 विपक्षी पार्टियां बैठक करने वाली हैं। यह बैठक 14 सितंबर से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले वर्चुअल तरीके से होगी। यह जानकारी इस मामले से जुड़े कुछ विपक्षी नेताओं ने दी है। 22 मई को भी विपक्षी पार्टियों की इसी तरह एक बैठक हुई थी, जिसमें कोरोना कहर के बीच मोदी सरकार के देशव्यापी लॉकडाउन की आलोचना की गई थी। सोनिया गांधी ने कहा था कि कोरोना को 21 दिन में खत्म करने की पीएम का दावा धराशाही हुआ और सरकार के पास लॉकडाउन को लेकर कोई प्लान नहीं था। सोनिया ने प्रधानमंत्री मोदी के 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को देश के साथ एक क्रूर मजाक बताया था। विपक्षी दलों की आगामी बैठक में कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण अभियान को शुरू करने की योजना तैयार करने की उम्मीद है। विपक्षी दलों के नेताओं ने कोरोना महामारी और इसे लेकर राहत प्रदान करने में सरकार की विफलता की पहचान की है। मामले से जुड़े नेताओं ने कहा कि जिस संवैधानिक व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है, उसकी रक्षा करने की आवश्यकता और आर्थिक परेशानियों की पृष्ठभूमि में लोगों को तत्काल राहत देने की जरूरत है। इस योजना में शामिल नेताओं ने कहा कि विपक्षी पार्टियां इस बात पर भी चर्चा करेंगी कि दिल्ली में फरवरी में हुई सांप्रदायिक हिंसा में केंद्र और उसकी एजेंसियों ने पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर कैसे काम किया और कैसे असंतोष की किसी भी आवाज को राष्ट्र विरोधी करार दिया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश कोरोना काल में शिवराज सरकार के लिए अमेरिका से आया 60 करोड़ का प्लेन।
कांग्रेस भड़की। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में यूं तो कोरोना, किसान कर्ज माफी, फसल बीमा योजना और अपराध को लेकर कांग्रेस और सत्तारूढ़ दल भाजपा के बीच राजनीति होती रहती है, लेकिन अब इसमें 60 करोड़ के एक वीआईपी प्लेन की भी एंट्री हो गई है। दरअसल शिवराज सरकार के लिए मंगलवार शाम एक नया स्टेट प्लेन अमेरिका से भोपाल पहुंच गया है। करीब 60 करोड़ की कीमत का ये नया स्टेट प्लेन अत्याधुनिक सुविधाओं और टेक्नोलॉजी से लैस है, जो मध्य प्रदेश की किसी भी हवाई पट्टी पर उतर सकता है। इस नए स्टेट प्लेन में पायलट और को पायलट समेत कुल 9 लोग सफर कर सकते हैं। करीब 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकने वाला ये नया स्टेट प्लेन करीब 310 केटास यानी 574 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। टेक ऑफ के लिए इसे 523 मीटर का ग्राउंड रोल चाहिए होता है, जबकि लैंडिंग के लिए 533 मीटर ग्राउंड रोल इसे प्लेन के लिए बहुत है। इसलिए मध्य प्रदेश की ज्यादातर हवाई पट्टियों पर इसे उतरने या टेक ऑफ में समस्या नहीं होगी। कांग्रेस ने उठाए सवाल। कोरोना महामारी के बीच 60 करोड़ के स्टेट प्लेन पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। यूपी कांग्रेस मीडिया सेल के लल्लन कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश राज्य के ऊपर 2,10,000 करोड़ का कर्ज है। ये 60 करोड़ का क्राफ्ट विमान बीजेपी की शिवराज सरकार ने खरीदा है। बीजेपी सरकार द्वारा जनता के पैसों की बेकदरी और बर्बादी का अनुमान आप लगा सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि दुनिया के बेहतरीन विमान में शिवराज जनता के पास खाने के भी पैसे नहीं। विधायक खरीदकर मुख्यमंत्री बने शिवराज अब 60 करोड़ की लागत से खरीदे गए बिजनेस क्लास जहाज में उड़ान भरेंगे। शिवराज जी किसानों की कर्ज माफी, कर्मचारियों के भत्ते और डॉक्टरों के वेतन के लिए पैसे नहीं हैं। कमलनाथ सरकार ने प्लेन खरीदी को दी थी मंजूरी। बीजेपी कांग्रेस के आरोप पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने आज तक से बात करते हुए कहा कि नया विमान खरीदने की मंजूरी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दी थी। शिवराज सरकार ने तो सिर्फ इस विमान की डिलीवरी ली है। अगर कांग्रेस को विमान नहीं चाहिए था तो उस समय कमलनाथ ने फाइल वापस क्यों नहीं करवाई और क्यों कैबिनेट से इसका अप्रूवल करवाया। बता दें कि भले ही कमलनाथ सरकार ने नए स्टेट प्लेन की खरीदी को मंजूरी दी हो, लेकिन इसे खरीदने का प्रस्ताव पहली बार साल 2016 में आया था, जब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की ही सरकार थी। उस समय तय किया गया था कि प्रदेश सरकार दिग्विजय सिंह की सरकार के समय खरीदे गए अपने स्टेट प्लेन को बेचकर नया जेट प्लेन खरीदेगी। इसके लिए बाकायदा प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन 2019 में कमलनाथ सरकार ने जेट प्लेन की जगह टर्बो प्रोपेलर वाला स्टेट प्लेन खरीदने की मंजूरी दे दी, जो जेट प्लेन से सस्ता होता है। साथ ही कमलनाथ सरकार ने पुराना स्टेट प्लेन करीब 8 करोड़ रुपए में पहले भी बेच दिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीट और जेईई परीक्षाओं के खिलाफ छात्रों के साथ कांग्रेस, राहुल गांधी ने शुरू किया ऑनलाइन अभियान। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के चलते छात्र नीट और जेईई की परीक्षाओं का विरोध कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि केंद्र सरकार फिलहाल इन परीक्षाओं को स्थगित कर दे। छात्रों के इस विरोध को कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी अपने समर्थन दे रहे हैं। छात्रों के समर्थन में राहुल गांधी ने ऑनलाइन कैंपेन शुरू किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि लाखों परेशान छात्रों के साथ अपनी आवाज जोड़िए, आइए सरकार से छात्रों की बात सुनने की मांग करें। इसके साथ ही राहुल ने #स्पीक अप फॉर स्टूडेंट सेफ्टी की शुरुआत की है, ताकि सरकार तक छात्रों की आवाज पहुंचाई जा सके। कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना वायरस महामारी और बाढ़ का हवाला देते हुए मांग की है कि परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। हालांकि केंद्र ने यह स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षाएं कुछ सावधानियों के साथ अनुसूची के अनुसार आयोजित की जाएंगी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लोगों को कैंपेन के बारे में बताते हुए परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग से जुड़ने के लिए कहा गया है। वीडियो में देश में कोविड-19 के कितने मामले हैं और महामारी से कितनी मौत हुई हैं, इसकी जानकारी साझा की गई है। साथ ही कहा गया है कि महामारी के बीच परीक्षा आयोजित करके सरकार छात्रों के स्वास्थ्य को जोखिम में डाल रही है। कांग्रेस छात्रों के साथ खड़ी है। वीडियो के अनुसार महामारी के बीच सरकार नीट और जेईई परीक्षा आयोजित कर छात्रों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है। छात्र दबाव में हैं। ऐसे समय में कांग्रेस छात्रों के साथ खड़ी है और हम उनकी सुरक्षा के लिए बोल रहे हैं। जेईई मेन की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच होंगी, वहीं नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होंगी। जेईई एडवांस की परीक्षा 27 सितंबर को होगी। बुधवार को नीट परीक्षा के एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अनुसार 26 अगस्त को 15 लाख से ज्यादा उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड कर चुके हैं। आने वाले दिनों में बहुत और ऐसा करेंगे, ऐसी उम्मीद है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चारा घोटाला के एक मामले में लालू प्रसाद की जमानत पर हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई। जी हां दोस्तों, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी।
जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में जमानत देने का आग्रह लालू प्रसाद ने किया है। याचिका में कहा गया है कि इस मामले में उन्होंने आधी सजा काट ली है। वे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, क्रॉनिक किडनी डिजीज, फैटी लीवर, पेरिनल इन्फेक्शन, हाइपरयूरिसीमिया, किडनी स्टोन, फैटी हेपेटाइटिस, प्रोस्टेट जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। इस वजह से उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में न रखकर रिम्स में भर्ती कराया गया है। आधी सजा काट लेने और बीमार रहने के कारण उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। जमानत याचिका में लालू प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया है जिसमें कहा गया है कि आधी सजा काटने के बाद जमानत दी जा सकती है। लालू प्रसाद को सीबीआई की विशेष अदालत ने चाईबासा कोषागार से अवैध तरीके से 37.7 करोड़ और 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में 5-5 साल की सजा सुनाई है। दोनों सजा साथ साथ चल रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।